शुरू करें। देखो तुम लोग का सिलेबस ना कंप्लीट हो गया है, अभी आज हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो अभी बताओ कौन सा टॉपिक करना है। आईआर हमने जस्ट लास्ट 2 क्लास में फिनिश करा था, वो करना है या फिर हमने जो शुरू से शुरू करा था एचआरपी कॉम्पनसेशन वहाँ से करें। मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे अभी तुम लोग का क्लियर होगा क्योंकि आईआर जस्ट पढ़ा है, तो अभी और पहले वाला करते हैं या फिर तुम लोग को आईआर करना है आज रिवाइज। पहले वाला ना। शुभ, आज ये प्रोजेक्टर तो नहीं काम करेगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी क्लास करा है ना, अपने एचआरपी वाले नोट्स निकाल लो। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ओपन कर लिया सबने एचआरपी। अब क्लोज कर दो, मतलब कवर करो, ठीक है। अभी जो भी तुम्हारे दिमाग में अंडरस्टैंडिंग है ना हिंदी में, जो तुम समझो वो बताओ, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से क्या समझते हो? ऐसा तो है नहीं कि अभी फर्स्ट टाइम है, एक बार ही पढ़ लिया है, समझ में आ गया होगा, रिवीजन भी करा है, तो अभी तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? हाँ, जो फर्स्ट बोला वो डिमांड फॉरकास्ट का डेफिनेशन है, जो कि एक पार्ट है एचआरपी का। और एचआरपी का क्या है? सिर्फ जो सेकेंड लाइन बोली, क्या बोला? राइट पर्सन एट राइट प्लेस, ठीक है। और कोई लाइन और कोई सेंटेंस? एचआरपी में हम क्या करने की कोशिश करते हैं कि राइट पर्सन को राइट प्लेस में लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ इसके अंदर टॉपिक्स क्या क्या आते हैं, क्या क्या पढ़ा है? बताओ। हाँ, उसके नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, डेफिनेशन हो गया एचआरपी के। उसके अलावा टॉपिक्स क्या क्या पढ़ा है? एक तो डिमांड फॉरकास्ट बताया, और ठीक है, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन और रिक्रूटमेंट प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि एचआरपी वही से शुरू होता है, ठीक है। और रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट, और टेस्ट, काइंड ऑफ टेस्ट जो हम सिलेक्शन प्रोसेस के लिए लेते हैं, और सक्सेशन प्लानिंग सुना था, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो नहीं बोला है, जो जॉब से रिलेटेड है, बताओ। देखो जैसे अभी तुम क्या, जॉब एनालिसिस, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ही क्या आता है? जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। सो जितना आप रिकॉल करने की कोशिश करते हो ना, उतना लंबा आपको याद रहता है। अभी इतने टॉपिक्स आपको क्लियर हैं, ठीक है, जबकि और भी हैं। अब एक एक करके बताओ, रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट से आप क्या समझते हो? द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, और सिलेक्शन बताओ। यही लिखोगे एग्जाम में भी, इन सिलेक्शन वी डू फाइनल सिलेक्शन, इन सिलेक्शन वी डू फाइनल सिलेक्शन, नहीं, रिगार्डिंग
ठीक है। और जॉब एनालिसिस क्या होता है? 5 आपने टॉपिक बोला है ओवरऑल। जॉब एनालिसिस क्या होता है? नहीं नहीं, जॉब में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है? नहीं नहीं। और ये हो गया आपका जॉब एनालिसिस आपके अकॉर्डिंग, मतलब रिगार्डिंग की पर्सन की क्या रिक्वायरमेंट है। और जॉब एनालिसिस में जॉब की ड्यूटीज, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। और डिमांड फॉरकास्ट में, ठीक है। और सप्लाई में, अच्छा मैं अभी सही गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं बस देखने की कोशिश कर रही हूँ कि कितना याद है और नहीं याद है, ठीक है। अब ये आपने रिकॉल करने की कोशिश करी जो आपके करंट दिमाग में है, ठीक है। अब हम करते हैं, अब खोल लो अपने नोट्स। एचआरपी में एक सेंटेंस बिल्कुल सही है कि राइट पर्सन एट राइट प्लेस, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस जिसमें आप ट्राई करते हो टू फॉरकास्ट फ्यूचर डिमांड ऑफ द कंपनी, एनालाइजिंग द करंट सप्लाई एंड द गैप्स बिटवीन देम, ठीक है। एंड इंश्योर अगर कोई और उनके बीच का क्या गैप है और उसको कैसे फिल करेंगे, ठीक है। तो एचआरपी ये होता है, फर्स्ट थिंग है राइट पर्सन एट राइट जॉब आप करने की कोशिश करते हो। ऑल्सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस इन विच यू ट्राई टू एनालाइज योर ह्यूमन रिसोर्स डिमांड, ओके, और रिक्वायरमेंट एंड द करंट सप्लाई दैट यू हैव एंड द गैप बिटवीन देम। और फिर गैप में हम क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना एक्शन प्लान करते हैं। और इससे हम क्या इंश्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा इक्विप्ड है विथ राइट नंबर ऑफ पीपल एट राइट प्लेस। अब ये उसका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम यही करते हैं, हम देखते हैं, हम प्लान कर रहे होते हैं कि हमें प्रॉपर कितने ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, हमारे पास अभी कितना है, कितना डिमांड हो सकता है, अगर कोई गैप है तो उसके लिए हम क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे। क्लियर है? इसको एक और चीज कह सकते हैं, मैन पावर प्लानिंग और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, फोरकास्टिंग और कंट्रोलिंग एंड इंश्योरिंग दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज राइट पर्सन ऑफ राइट नंबर ऑफ पीपल एट राइट टाइम फॉर द राइट जॉब एट द राइट प्लेस। ये 4 चीजें याद रहेंगी। एचआरपी के रिलेटेड आपको हमेशा लिखना होगा राइट नंबर ऑफ पीपल, राइट काइंड ऑफ जॉब, एट राइट प्लेस एंड एट राइट टाइम, ठीक है। ये आपका प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हुआ। इसके ना हम कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर थोड़ा देर बात करते हैं। एक और चीज़ आपने बोला था ह्यूमन रिसोर्स डिमांड, एक और टॉपिक बताया था, उसमें क्या होता है, आपने बोला कि हम फॉरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। कितना हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा, तो वही कि हम ये काइंड ऑफ सही है कि हम एसेस करने की कोशिश करते हैं कि हमारे और किस बेसिस पे करते हैं, करंट जो हमारे पास सप्लाई है, करंट हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, उसके बेसिस पे हम करने की कोशिश करते हैं कि हमारा डिमांड कितना हो सकता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड फॉरकास्ट, क्योंकि हम फॉरकास्ट करने की कोशिश कर सकते हैं कि व्हाट कुड बी द नंबर, व्हाट कुड बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ human resource that we may need in near future. उसके बाद जो आपने बोला जॉब एनालिसिस, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था, जॉब एनालिसिस में पर्सन को नहीं देते हैं। जॉब एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी और एक्सप्लोरेशन ऑफ द जॉब, ठीक है, विच इंक्लूड्स इट्स ड्यूटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्किल्स, अकाउंटेबिलिटी। क्लियर है? ठीक है। इट इज अबाउट द जॉब, जॉब में क्या क्या ड्यूटीज़, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, जब हम उसको पूरा स्टडी करते हैं, उसको पूरा एक्सप्लोर करते हैं, तब हम उसको जॉब एनालिसिस बोलते हैं। और जो आप बोल रहे थे ना कि पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स और ये देखेंगे, वो आपका है जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो जॉब एनालिसिस है विच इज़ द स्टडी ऑफ द जॉब,
अबाउट इट्स रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, अकाउंटेबिलिटी, वर्किंग एनवायरनमेंट, सब कुछ। और उसके बेसिस पे जब हमें जॉब के बारे में पता रहता है, जॉब एनालिसिस के बारे में, तब हम क्या बनाते हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? वर्किंग कंडीशंस, हजार्ड्स और मैकेनिक्स, ठीक है। सो जॉब डिस्क्रिप्शन इज डिस्क्राइबिंग द जॉब। ये वो एडवर्टाइजमेंट है जो फ्लोट होता है, जो आप लिंक्डइन पे देखते हो, एड्स में देखते हो, दैट इज व्हाट जॉब डिस्क्रिप्शन। व्हाट इज द जॉब टाइटल, जॉब समरी। जब हम जॉब के बारे में बात करते हैं वो जॉब डिस्क्रिप्शन हो जाता है। और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, जो आप बता रहे थे, क्या होता है जॉब स्पेसिफिकेशन? जो आपने जॉब एनालिसिस का बोला था, क्या बोला था? हाँ, सबसे पहले क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, उसके बाद स्किल और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर दैट जॉब। और रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट, हायरिंग प्रोसेस को, हायरिंग तो ये पूरा प्रोसेस हो गया ना, रिक्रूटमेंट प्लस सिलेक्शन प्रॉपर आपका हायरिंग प्रोसेस हुआ। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, बताया था, सिलेक्शन निगेटिव प्रोसेस होता है। हाँ, तो लेते नहीं, रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस वेयर वी ट्राई टू स्टिमुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल टू अप्लाई, ठीक है। रिक्रूटमेंट में जो वर्ड है आपका वो स्टिमुलेट आता है कि आप चाहते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल अप्लाई करें। कीवर्ड्स आपके हो रहे, इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, सेकेंड कि स्टिमुलेटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल टू अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, ठीक है। रिक्रूटमेंट इतना है। फिर सिलेक्शन में क्या होता है? सिलेक्शन में फाइनल सिलेक्शन करना नहीं, क्या? सिलेक्शन में होता है, इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस वेयर आउट ऑफ द पूल ऑफ द कैंडिडेट्स दैट वी हैव, व्हाट डू वी ट्राई टू डू? फाइंड द परफेक्ट पर्सन, राइट फिट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। एग्जैक्टली जो भी आपके पास पूल है उससे आप जो परफेक्ट कैंडिडेट हो उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, ठीक है। क्लियर है? ये आपका सिलेक्शन है। सिलेक्शन क्या है? नेगेटिव प्रोसेस है। क्यों है नेगेटिव प्रोसेस? क्योंकि रेट ऑफ रिजेक्शन इज हायर देन रेट ऑफ सिलेक्शन। और रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस क्यों है? हाँ, क्योंकि आपका गोल है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, अप्लाई करें। तो आप देख रहे हो, मतलब 2-3 वर्ड्स दिमाग में रहते हैं, लेकिन आपको जो कीवर्ड्स है एटलीस्ट वो लिखना होगा, ओके। अब हम ना जल्दी से रिवीजन करते हैं इसका, ठीक है। फिर कंपनसेशन मैनेजमेंट करेंगे, एचआरपी और कंपनसेशन मैनेजमेंट और अप्रेजल, क्योंकि अप्रेजल भी थोड़ा याद रखना मुश्किल है। तो ये 3 चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। एचआरपी का डेफिनेशन अभी क्लियर हो गया। व्हाट आर द 4 थिंग्स जो बोला था? फर्स्ट पॉइंट क्या है? इतना जल्दी कैसे भूल रहे हो, बताओ, अभी बताया। राइट नंबर ऑफ पीपल। सेकेंड पॉइंट, एट राइट प्लेस। और थर्ड पॉइंट, एट राइट टाइम। राइट, देखो, राइट नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, राइट फॉर द राइट काइंड ऑफ जॉब, ठीक है, एट द राइट प्लेस, एट राइट टाइम। सही, इतने, मतलब इतने लोग, ठीक है, इस काम के लिए, इस जगह पे, इस समय, याद रहेगा। इट इज अ प्रोसेस ऑफ, और इसमें हम हमेशा क्या लिखेंगे? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉरकास्टिंग, डेवलपिंग, कंट्रोलिंग, मतलब होता है ना, एंड इंश्योरिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज
फिर ये 4 पॉइंट्स, ऐसे डिफाइन करना है एचआरपी। क्लियर है? ये पहले आप लिख दोगे, ठीक है, ये आपका शॉर्ट नोट्स में आएगा तो आप ये लिख दोगे, उसके बाद ये 4 पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर दोगे। अगर आता है जिसमें 5-6 पेजेस आपको लिखना रहेगा, तब आप फर्दर जाओगे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन को भी डिफाइन करोगे, ठीक है, इसके नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के बाद। कोशिश करना है 4 से 5 आप नेचर लिखो, 4 से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, बिकॉज मिनिमम 5 से 6 पेज आपको लिखना पड़ेगा अगर लॉन्ग आंसर्स में आता है तो, ठीक है। लेकिन जब आप ये चीज़ें लिखोगे और इसमें आप क्या क्या फॉरकास्टिंग को अंडरलाइन करोगे, ये 4 चीज़ों को कोशिश करना है कि आप सेपरेटली लिख रहे हो अगर आप ये वाला डेफिनेशन लिखोगे तो। क्लियर है? अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्योंकि सिर्फ एचआरपी हो सकता है शॉर्ट नोट्स में पूछेंगे, पर उसके साथ उसके बेनिफिट्स पूछेंगे या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेंगे। तो आप बताओ इसके बेनिफिट्स क्या है। अगर हमारे पास राइट नंबर ऑफ पर्सन एट राइट जॉब है तो कम से कम आप 1 पेज तो उसका डेफिनेशन और ये करो, और आगे के 3 आप आगे के 1 से 2 आप बेनिफिट्स में डाल सकते हो। बेनिफिट्स लिखना तो ईजी होगा। पहला तो आप लोग का प्रोडक्टिविटी आ जाएगा, प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और टाइम मैनेजमेंट कैसे हो रहा है एचआरपी से। देखो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज ना आपका 1 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे आप बताओ, आप ये बताओ, आप ये समझो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, एचआरपी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमने करा है, राइट अमाउंट ऑफ पीपल एट राइट प्लेस डूइंग द राइट जॉब है अभी करेंटली। इसके क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं अभी आपको याद नहीं है, पर आप सोचो, ये 3 तो आपके हो गए, वेस्टेज नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशनल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, मतलब जो रियल पॉइंट्स है वो क्या आएंगे। सोचो, you at your organization have right kind of people right doing the right job at right time. What are the benefits of this? कोई बेनिफिट नहीं है। क्या हो सकता है बताओ। टाइमली अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स कह सकते हो, मतलब लिख सकते हो। अच्छा, आपको ये नहीं लग रहा है कि कॉस्ट सेविंग होगा, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन में हो गया, और वर्किंग कंडीशन जो होगा वो बेटर होगा। सी इफ देयर इज अ राइट पर्सन डूइंग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो राइट जॉब पे है, ठीक है। मान लो वो सेम जॉब कर रहा है जो उसे करना था, तो डेफिनेटली उसकी जो वर्किंग कंडीशन है, मतलब होता है ना कि ओवरऑल इससे उसको एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो राइट टीम में है तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा, बेटर वर्किंग कंडीशंस होगा, नहीं बोल सकते हैं। और जो आपने प्रोडक्टिविटी वाला टर्म बोला ना, उसको आप 2 फॉर्म में बोले, एक तो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी हुई, ठीक है, एंड देन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी, कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को टाइम पे अचीव कर पाएगा, एंड देन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होगा, उसके बाद फिर परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट या जो वर्किंग कंडीशन हमने बोला, और उसके बाद बेटर रिस्क मैनेजमेंट, रेडी टू डील विथ होता है ना अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन। क्यों? बिकॉज दे हैव राइट नंबर ऑफ पीपल डूइंग द राइट जॉब। लास्ट पॉइंट इसका आता है, आप बताओ कैसे बेटर रिस्क मैनेजमेंट कैसे हो रहा है एचआरपी से। नहीं क्लियर है किसी को? सोचो क्या हो सकता है। ये तो एकदम कोर एचआरएम है, पीपल से। हाँ बोलो क्या? एरर्स कम होंगे, हाँ, तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होगा, हमारा रिस्क मैनेजमेंट बेटर होगा, बिकॉज हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वेल इक्विप्ड है ना। और लास्ट पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन का, अडेप्टेबिलिटी इंक्रीज होगा,
कैसे होगा बताओ? अगर आपको लग रहा है कि होगा तो, अगर नहीं लग रहा है तो आप बोलो कि मैम नहीं होगा एचआरपी से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्लेक्सिबिलिटी में। सी, इसमें क्या है ना कि आप पहले वाले सिचुएशन से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, जिसमें देयर इज अ हैफेजर्ड सिचुएशन, ठीक है, सही लोग सही काम, कोई कुछ भी कर रहा है, दे हैव टेकन, सम पीपल हैव टेकन एक्सेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ लोगों का कम रिस्पॉन्स, मतलब एचआरपी नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लेके आते हो कि प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, राइट पर्सन राइट जॉब कर रहा है, अपने इंटरेस्ट, अपने कैपेसिटी, स्किल के अकॉर्डिंग। अब आप बताओ कि फ्लेक्सिबिलिटी आपके ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ी है कंपेयर टू बिफोर, अडेप्टेबिलिटी बढ़ी है तो हुआ, ठीक है। और इसके निगेटिव्स क्या होंगे? टाइम कंज्यूमिंग है और रिसोर्स कंज्यूमिंग है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस करा था, कौन बताएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुमने बताया था उस दिन क्लास में? एग्जाम के टाइम पे याद और करना होता है कि भूल जाना होता है वो तो? अच्छा हिंट देती हूँ, इससे रिलेटेड है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। ह्यूमन बीइंग कैसे होते उससे रिलेटेड है। वो जब उसके बेनिफिट्स में आ गया तो वो उसके डिमेरिट्स में कैसे आएगा? मतलब तुम्हारी अच्छी आदत है कि तुम पंचुअल हो, तुम्हारी खराब आदत भी है कि तुम पंचुअल हो। हाँ हो सकता है वैसे तो, मतलब ये सोशल साइंस में हो सकता है साइकोलॉजिकली, बट यहाँ पे नहीं होगा। इसमें क्या होगा? अनसर्टेनिटी, क्योंकि ये रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग है, तो आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, आप सही लोगों को, बंदे को हायर करो सही जगह पे, फिर भी आप 100% श्योर नहीं हो सकते हो कि वो छोड़ के नहीं जाएगा। हाँ, आप इसको लेके कभी भी सर्टेन नहीं हो सकते हो, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आप हमेशा अनसर्ट कि देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। याद आया? तो इसके क्या क्या, और एक और पॉइंट था, ये भी इससे ही आया था, रेसिस्टेंस टू चेंज, कि जो चल रहा है उसको चलने दो, जिसे दिक्कत हो रही है वो में भी चाहेगा कि चीजें चेंज हो, पर जिसे जो फायदे में है या जो अडेप्ट कर चुका है वो तो नहीं चाहेगा ना। अब जैसे हम अडेप्टेड थे नीचे वाले क्लासरूम में, सडनली आज ऊपर है, कितना टाइम लगा? क्या नीचे ही सही था? क्या होता है? ये रेसिस्टेंस टू चेंज होता है, और चेंज मैनेजमेंट का एक अलग टॉपिक होता है जो आपके अगले सेमेस्टर में आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में फिर चेंज के लिए ना वो ओडी इंटरवेंशन करते हैं, ठीक है, बिकॉज बिना चेंज के डेवलपमेंट नहीं हो, तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशंस आते हैं, और चेंज मैनेजमेंट का प्रॉपर मैनेजमेंट में स्टडी होता है कि जब आप चेंज इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, जिसमें कॉन्सेप्ट होता है कि फ्रीजिंग, अनफ्रीजिंग, रिफ्रीजिंग, पढ़ा है कभी? हाँ, तो वो सिमिलर ही होता है, एंड देन और जाओगे ना तो वो और वाइड होते जा, और स्पेशलाइज्ड होते जाता है, जिसमें प्रॉपर ओडी इंटरवेंशंस की बात करते हैं, जो एकदम 12-13 इंटरवेंशंस है जिसके थ्रू आप चेंज इंट्रोड्यूस करते हो ऑर्गेनाइजेशन में। अब हाँ बताओ। सिग्निफिकेंट है टाइप्स तो देखो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो, मतलब टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे ना तो टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन ज़्यादा पूछते हैं एज कम्पेयर टू टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, या फिर टाइप्स ऑफ स्ट्राइक वो ज़्यादा पूछेंगे पेपर में, मतलब ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन आएगा। प्रीवियस ईयर आपने देखा है, तो अगर आप अपना प्रीवियस ईयर देखोगे तो उसमें वो क्वेश्चंस वो ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। बाकी स्टडी मटेरियल तो आपको अपना एंड टू एंड पढ़ना ही है। अब हमने 5 पॉइंट डिस्कस करे, पॉजिटिव, 5 पॉइंट नेगेटिव। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या थे?
सबसे नीचे वाला सबसे पहले सब नहीं, सबसे पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट बताओ। ये तो अब जब आपके 2-3 पॉइंट हो गए तो उसके बाद फिर हम लिख रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है? आपका फेवरेट पॉइंट है, आप लोगों का फेवरेट प्रोडक्टिविटी, वो आपका पहला पॉइंट आ जाएगा। एचआरपी में जो आपका फेवरेट पॉइंट है वो आपका पहला पॉइंट भी है। लकी। और नेक्स्ट, इसमें आप दो तरह से बोलोगे, एक इंडिविजुअल लेवल पे और एक उस, और फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब क्या होगा? अब जो तुम बोला तुमने, अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट और एक कॉस्ट सेविंग। और नेगेटिव में क्या होगा? अनसर्टेनिटी सबसे पहला पॉइंट होगा, रेजिस्टेंस टू चेंज, उसके बाद ठीक है, कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग, वो हो गया, और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ रिसोर्सेज बोल सकती हो कि मुझे करनी है पर मेरे पास उतने अडेप्ट रिसोर्सेज नहीं होते एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि आप एचआरपी कर सको, फिर उस अकॉर्डिंग हायरिंग कर सको। अब देख रहे हो कितना एक्सटेंसिव प्रोसेस है, एक जॉब को स्टडी करो, डिमांड को स्टडी करो, गैप एनालिसिस करो, ठीक है। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके प्रोसेस में। 7 स्टेप का प्रोसेस है। आपसे कोई भी क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट भी पूछता है, प्रोसेस आपको लिखना है, ठीक है। अगर एचआरपी से रिलेटेड कुछ भी आता है, अगर आप प्रोसेस लिखते हो ना तो आपका नियर टू लाइक होता है ना कि परफेक्ट मार्किंग होगी। डिफाइन करके अगर आप उसका प्रोसेस लिखते हो एंड देन आगे चलते हो। नहीं आता तो कैसे लिखोगे? फिर तो जो है उससे रिलेटेड लिख दो सबसे। और अगर आप कर पाओगे ना तो आप उसमें ये भी आपके में ये बना हुआ है ना, आप सिमिलर टू, अब एग्जैक्ट तो नहीं होगा बट सिमिलर वे में आप उसको प्रेजेंट कर पाओगे तो आपका। हाँ बताओ। हाँ 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 आपका 1.5 पेज ऐसे चला गया और 1.5 पेज एकदम सही गया, और उस पर जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें सब अंडरलाइन कर लेना। अंडरलाइन नहीं रहती अगर, जैसे इसमें क्या होगा ना, अगर आप प्रोसेस लिख रहे हो तो आपके पास चार्ट बनाने का ऑप्शन होगा, और एज एन एग्जामिनर जब हम देखते हैं ना चार्ट बना हुआ है या कुछ है तो हमें बहुत क्लियर हो जाता है कि ठीक है चलो हम इस हिसाब से मार्किंग कर सकते हैं कि बच्चे को आइडिया है। तो अगर आप डायग्राम बना पा रहे हो तो वो आपकी क्लैरिटी डिफाइन करता है, अज्यूमिंग कि आपको नंबर अच्छे लाने हैं, मतलब, है ना। तो अब हमारे एचआरपी में 7 पॉइंट है, ठीक है। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपको ऐसे भी याद रखना है क्योंकि अगर आप कभी जाते हो फ्यूचर में तो। सबसे पहला पॉइंट क्या है, किसी को याद है प्रोसेस में क्या? हाँ नहीं, हाँ एप्लीकेशन कहाँ से ले रहे हैं हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में? नहीं, एचआरपी का फर्स्ट स्टेप क्या है? एनवायरनमेंट स्कैनिंग विच इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट इम्प्रेशन। जब आप जाते हो और आप देखते हो कि करंट क्या है, आगे कोई भी चेंज इंट्रोड्यूस करने के लिए, कुछ भी प्लान करने के लिए, कुछ भी फॉरकास्ट करने के लिए हमें अपना करंट कंडीशन देखना पड़ेगा। इसमें हम क्या करते हैं? कलेक्टिंग डेटा, इंटरनल एक्सटर्नल, एंड ट्राइंग टू एनालाइज वेयर द ऑर्गेनाइजेशन और द ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम करेंटली स्टैंड्स। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, जैसे आज रिवीजन क्लास स्टार्ट करने से भी पहले इस टॉपिक का क्या पूछा कि आपको क्या क्या याद है, आप अभी कहाँ पे हो। एग्जाम के प्रिपरेशन से पहले भी आपका जो भी आगे का होगा वो हमेशा बेस्ड होगा जो आपका करंट कंडीशन है, ठीक है। एक मैंने देखा बच्चों का जो बहुत बुरा लगा कि आगे के सारे स्टेप्स सही हैं, डिमांड फॉरकास्टिंग, जॉब एनालिसिस, पहला स्टेप नहीं लिखा है, और जबकि आगे के स्टेप ज़्यादा टफ है। पहला स्टेप नहीं लिखा और आगे के स्टेप्स को लिखा है, डिमांड फॉरकास्टिंग ये वो, और सबको अच्छे से एक्सप्लेन भी करा है, और एक छोटे सा लाइक ये स्टेप छूट गया, ऑब्वियसली उसके मार्क्स कटेंगे। अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप मत लिखो, लेकिन अगर आप लिख रहे हो तो आप ये
जो स्टेप्स है या तो उसके अकॉर्डिंग लिखो या फिर आप अपने लैंग्वेज में, या जैसे मैंने अश्वत्थ थापा के बुक से वो करा हुआ है तो अब उसके अकॉर्डिंग लिखो, बट वो कंप्लीट लिखो, ठीक है। अगर आपको इन्वायरमेंटल स्कैनिंग याद नहीं है तो आप फर्स्ट इंप्रेशन लिखो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या होगा? फॉरकास्टिंग। और उसमें हम क्या करने की कोशिश करते हैं? फॉरकास्टिंग प्रोसेस में आप देखोगे कि आप ऑन द करेंट बेसिस जो हमने फर्स्ट स्टेप करा उसके बेसिस पे आप फॉरकास्ट करने की कोशिश करोगे कि यार अभी इतना है लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में इतना नीड हो सकता है। सेम चीज आप देखो फाइनेंस में भी करते हैं। अगर आप देख रहे हो फंडिंग वगैरह की बात होती है तो क्या पूछते हैं कि अभी हमारे पास इतनी की इन्वेंट्री है, इतना हमारे बैंक अकाउंट में है और नेक्स्ट क्वार्टर तक हमें इतने की जरूरत हो सकती है अगर इतना हमारा बर्न रेट है तो सेम सिमिलर कि अभी हम यहाँ पे हमारे पास इतने एम्प्लॉय है, इतना काम हो रहा है, बट हमें इतने की रिक्वायरमेंट हो सकती है, ये हम फॉरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप है आपका जॉब एनालिसिस। जो हमने फॉरकास्ट करने की कोशिश करी उसके बाद आप एनालाइज करने की कोशिश करते हो, जॉब्स को स्टडी करने की कोशिश करो, क्योंकि आप फॉरकास्ट किस लिए कर रहे हो? लोगों की फॉरकास्ट उस जॉब के लिए कर रहे हो ना। और उसके बाद आप क्या करते हो? सप्लाई एनालिसिस, ठीक है। तो डिमांड से पहले आप एक बार जॉब को स्टडी कर लेते हो कि ऐसे, एंड देन फिर देखते हो कि हमारे पास सप्लाई कितनी है। अगर आज मैं चाहूँ इस प्रोजेक्ट को ले लेना या सेम रेट पे अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना, तो हमारे पास सप्लाई कितनी है, ठीक है। सप्लाई में फॉर एग्जांपल अगर आप देखो, एक हमने बोला था ना कि इसमें हम करंट वर्कफोर्स को एसेस करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास अभी कितना सप्लाई आ सकता है। नॉट नेसेसरी दैट करेंटिंग वर्किंग, पर करंट वर्कफोर्स का नॉलेज, एबिलिटी, ये कितना और हमारे पास कितना अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल कभी आप जाते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपना रिज्यूमे लेके, ठीक है, एंड दे से कि वो तो रिक्रूटमेंट अभी क्लोज हो गई है, हमारे पास नहीं है, बट आप अपना रिज्यूमे सबमिट कर दो, जब रिक्रूटमेंट होगी तो हम कंसिडर करेंगे। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं वो? कि वो देख रहे कि हमारे पास सप्लाई है कि ठीक है, अब वो महीने के एंड में देखेंगे कि जब हमने उस वक्त रिक्रूटमेंट करा था, हमने ले तो लिया 2 बंदों को, पर हमारे पास आए थे अभी 20-25 लोग आए थे, हमारे पास सप्लाई इतनी है। नेक्स्ट क्वार्टर में अगर उनको 10 लोगों की जरूरत है तो दे वुड नो इजीली कि हमें सेम लेवल का अगर हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो चल जाएगा, कि 20-25 तो ऐसे ही आ जाते थे, हमें ज़्यादा सर्कुलेट करने की जरूरत नहीं है। उस बेसिस पे उनके डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगा। अब वो जो आपने बोला सप्लाई एनालिसिस के बाद डिमांड एनालिसिस, कितना हमको ज़रूरत है, ठीक है, एंड देन गैप एनालिसिस और एक्शन प्लान। क्लियर है? इन्वायरमेंट स्कैनिंग, फॉरकास्टिंग के बाद और उसके बाद गैप एनालिसिस और एक्शन प्लानिंग। क्लियर है? हाँ, उसके बाद डिमांड, सप्लाई और गैप एनालिसिस, और उसके अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन प्लानिंग, कि आप देखोगे कि आगे का क्या स्टेप लेना है। याद रहेगा? थोड़ी देर बाद पूछूं तो भी। क्वालिटेटिव, अब हमने थोड़ी देर पहले देखा कि डिमांड फॉरकास्टिंग क्या होती है। क्लियर है? डिमांड फॉरकास्टिंग 2 तरह की होती है, ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आपके क्या क्या आते हैं? क्वांटिटेटिव मेथड्स में आपके आते हैं वो सारे मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जनरली, जिसके बेसिस पे आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो। सबसे पहले आपके क्या आएंगे? ठीक है, सेकेंड हाँ, डेल्फी क्वालिटेटिव का आप बोल रहे हो, क्वालिटेटिव कर रहे हैं
तो आप सबसे पहले बोलोगे, हाँ ये आपके क्वांटिटेटिव में हो गया, आपका वर्क स्टडी मेथड हो गया, आपका रेशियो ट्रेंड एनालिसिस हो गया, मतलब जो भी डेटा से रिलेटेड है, पास्ट के बेसिस में रेग्रेशन एनालिसिस हो गया, जो भी आपका करंट डेटा है उसके बेसिस पे जब आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। इसमें आप प्रोजेक्शन लिख सकते हो, ट्रेंड एनालिसिस लिख सकते हो, ठीक है, वर्कलोड स्टडी एनालिसिस लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह के पॉइंट्स आ गए, क्लियर है। क्वालिटेटिव में आपका आएगा मैनेजेरियल जजमेंट हो गया, डेल्फी टेक्निक हो गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, ग्रुप नॉर्मिंग सेशंस हो गया, जिसमें आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, एस्टिमेशन आपका देखो, हाँ पीपल नंबर, मतलब आप एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जब आप ये करोगे ना तब ये क्वालिटेटिव में आ जाएगा, ठीक है। मैनेजेरियल जजमेंट इसको बोलेंगे, ठीक है। कि मैनेजेरियल जजमेंट में क्या हो गया, जो आपके टॉप मैनेजमेंट है आप उनके पास जा रहे हो और उनके बेसिस पे कि आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप अपना डिमांड फॉरकास्ट करने की कोशिश कर रहे हो, क्लियर है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों। अब बताओ व्हाट इज डेल्फी टेक्निक। नहीं याद है, अच्छा नहीं याद है, मान लो डेल्फी टेक्निक आया, आपको नहीं याद है, आपको इतना तो याद है कि इट इज अ क्वालिटेटिव मेथड ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग, आप ये तो लिख सकते हो। फिर आप आगे थोड़ा सा क्वालिटेटिव मेथड लिख सकते हो। मैं एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन बता रही हूँ, जैसे आपको नहीं याद हो, आप ब्लैंक हो तब। फिर आप मैनेजेरियल, हाँ जजमेंट को डिफाइन कर दो। नहीं, क्वालिटेटिव किस तरह का होता है, किस बेसिस पे होता है, तो आपको वो एग्जैक्टली नहीं भी पता है, तो आपके अराउंड का आपको नेचर का पता है। देखो डेल्फी टेक्निक क्या होता है ना, पहले के टाइम पे क्या होता था ना, एक्चुअली इसको बोलते हैं कि एक ग्रीक में, एंशियंट ग्रीक में ये मेथड आता था। इसमें क्या होता था ना कि लोग मीटिंग करते थे, ठीक है, बट वो फेस टू फेस नहीं रहती थी, ठीक है। और जो एल्डरली लोग हैं, क्या बोलो, हाँ बताओ क्या याद आया। जो अडल्ट होते थे बेसिकली वो सेवरल राउंड ऑफ मीटिंग करते थे एंड उसके बेसिस पे वो एस्टिमेट करने की कोशिश करते थे। और इसमें जनरली फेस टू फेस होता है ना कि डायरेक्टली कोई किसी को पॉइंट आउट नहीं करता था, ठीक है। तो इसको आप ये वाला बस पॉइंट रखोगे ना कि एंशिएंट ग्रीक टेक्निक है, ठीक है। इसमें क्या होता था कि एक्सपर्ट जो ना वेरियस राउंड्स ऑफ मीटिंग करते थे और पॉइंट्स डिस्कस करने की कोशिश करते थे, तो उसको क्या बोलते हैं, डेल्फी टेक्निक। और इतना रेलेवेंट है कि आज भी यूज होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है फिर, वो याद है, फिर सेम वही, इट इज अ डिमांड क्वालिटेटिव डिमांड फॉरकास्टिंग टेक्निक। कौन सा, ब्रेनस्टॉर्मिंग। सी, अगर आपके पास टाइम है ज़्यादा तो, और डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन के लिए हायर कर रहे हो। अगर आप टॉप मैनेजरियल किसी पोजीशन के लिए हायर कर रहे हो तो ऑब्वियसली लंबी प्लानिंग चलती है फिर, क्योंकि आपको बेसिकली हेड हंटिंग करनी पड़ेगी, या आपको देखना पड़ेगा कि आपके वर्कफोर्स में ऐसी सक्सेशन प्लानिंग हुई है, वो बाहर से लाना है, बहुत लंबा डिस्कशन चलेगा। तो डिपेंड करता है। अब ऑब्वियसली फ्रेशर के पोजीशन के लिए आप नहीं कोशिश करोगे कि आप डेल्फी टेक्निक का यूज़ करो, बट फॉर सिग्निफिकेंट पोजीशन आप करोगे, और अगर वो इंपॉर्टेंट है तो आप फ्रेशर के लिए भी करोगे, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द सिचुएशन। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है बताओ, ये याद नहीं आ रहा क्या होता है नाम से। देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग जब भी आएगा ना, ये आपके ऑपरेशंस आगे और टॉपिक्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है आइडिया जनरेशन, ठीक है, विदाउट जजमेंट। हम यहाँ पे 7 लोग बैठे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई टॉपिक लिखती हूँ, ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ, मैं अभी बता रही हूँ ब्रेनस्टॉर्मिंग इन जनरल क्या होता है, ठीक है।
यहाँ पे मैंने एक टॉपिक लिखा क्लीनिंग ऑफ रिवर यमुना, ठीक है। अब यहाँ पे हम 7 लोग हैं, अब हम ब्रेनस्टॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हम आइडिया जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं रिवर यमुना को क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो आपके पास जो भी पॉइंट है, आपके दिमाग में जो आ रहा है, क्या आ रहा है आपके दिमाग में, फॉर एग्जाम्पल आप बताओ, अब क्या क्लीनिंग रिवर यमुना हमारा टॉपिक है, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, क्या कर सकते हैं? हाँ, क्या कर सकते हैं बताओ? हमें क्या मतलब मैम, हम तो बीबीए से। नहीं, क्या कर सकते हैं बताओ? कोई भी टॉपिक है कि हम इंडस्ट्रियल वाटर को रिट्रीट कर सकते हैं, घाट्स को क्लीन रख सकते हैं, कुछ बोलो, कुछ तो बोलो रिलेटेड। डंप वेस्टिंग को रोक सकते हैं, कोई इन्वायरमेंटल वो अवेयरनेस नहीं है, नेचर नहीं पसंद, पसंद है ना? बताओ क्या कर सकते हैं, बोलो। या फिर चलो पोल्यूशन इन दिल्ली जो अक्टूबर नवंबर में आएगा, मैंने बोर्ड पे लिखा है ना, आई एम सेइंग कि वी विल हैव अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, क्या करोगे आप? ऑड इवन, ठीक है, और बताओ। नो क्रैकर्स, हाँ, कंस्ट्रक्शन बंद करेंगे, तुम बताओ क्या? ट्रैवल फ्री कर देंगे, ओके ओके, हाँ, और बताओ। ठीक है, और देखो, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसमें ना हमारे पास एक प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, जिसको हम कंसिडर करते हैं। और देखो, मैंने सब पॉइंट पे हाँ बोला, उसने बोला ट्रैवल रिड्यूस करो, फिर भी, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आप जज नहीं करते हो, आप एनालाइज नहीं करते हो, आप बस आइडिया जनरेट करने की कोशिश करते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडियाज जनरेट करो, और आपका आइडिया कितना आउट ऑफ द बॉक्स है, आपका आइडिया कितना आउट ऑफ द बॉक्स है, एकदम आप क्या सोच रहे हो कि मैम वी कैन डू दिस, वी कैन डू दैट, ओके, तो हम आइडियाज जनरेट करते हैं और उसका लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस में आप कुछ स्टूपिड भी बोल सकते हो। ग्रुप डिस्कशन सर, हाँ, इंडिविजुअली आप कमरे में बैठ के आपका इंडिविजुअल प्रॉब्लम, तब भी आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, पर जनरली तो ऐसा नहीं होगा ना, ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज इट्स लाइक अ कलेक्टिव डिसीजन ना। तो दिस इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, समझ में आया एग्जाम्पल? एक आपके पास प्रॉब्लम है, ठीक है, उस पर आपको बस आइडिया जनरेट करना है, आपको एक ना सेफ इन्वायरमेंट सा क्लियर हुआ है, क्रिएट हुआ है, उस पर आपको बस आइडियाज देने हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, कि मैम साफ करने के लिए ये कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, उसकी वायबिलिटी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। जैसे उसने बोला फ्री ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं है, ऑड इवन में भी होता है ना कि जो लोग होते हैं वो प्रोटेस्ट कर देते हैं, हम उसकी जो वायबिलिटी है ना वो बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन उस समय हमारा गोल रहता है कि हम एज मेनी आइडियाज जनरेट कर सकें, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लेके आए, हम कोई क्रिएटिव सोल्यूशन लेके आए, समझ रहे हो? दिस इज नोन एज आइडिया जनरेशन, और ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टार्टअप है, वो कोई नया लाइन शुरू करती है, बहुत अच्छा सेशन ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, ठीक है, क्योंकि आजकल हमारे पास एआई है मोस्ट ऑफ द जो बोरिंग चीज़ें करने के लिए, लेकिन क्रिएटिविटी तो हमें ही लाना है। तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ इनहांसिंग योर creativity, okay, creatively solving a problem. So brainstorming is a process of generating ideas. Clear है? तो इसमें मल्टीपल assumptions लेते हैं, मल्टीपल अलग अलग डायरेक्शंस में अपने थॉट्स को घुमाते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट ओपिनियन तो पता है ना? एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? एक्सपर्ट ओपिनियन लेना, ठीक है, कि कोई भी उस फील्ड का रिलेटेड रिक्रूटमेंट, हायरिंग या उस डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट है, तो आप उससे जाके पूछते हो कि सर हमें लग रहा है कि अभी कम लोग हैं, हम हायरिंग करना चाह रहे हैं, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट, ठीक है। अब बताओ सप्लाई फॉरकास्टिंग क्या होता है? See, it is trying to measure likely number of people
likely that are available within and outside the organization. ये आपका सप्लाई फॉरकास्टिंग है. इसमें आपका टर्नओवर रेट होता है, ठीक है, एब्सेंटिज्म होता है, प्रोडक्टिविटी लेवल होता है और मूवमेंट अलोंग जॉब्स होता है. आप देखते हो सप्लाई कितना, मान लो हमारे पास इतना सप्लाई है तो अब वर्क फोर्स का होता है ना, वर्कलोड का आप देख रहे हो इतने लोग, इसलिए इसमें एब्सेंटिज्म भी आएगा, वर्कलोड भी आएगा, प्रोडक्टिविटी भी आएगा, क्योंकि आप देख रहे हो हमारे पास इतना सप्लाई और वो इतना काम कर रहे हैं. अगर मान लो कोई 10 दिन एब्सेंट रह रहा है एक महीने में, तो आपके पास क्या है, 10 दिन की सप्लाई नहीं है ना, तो आप इसमें ऑब्जेक्टिवली देखोगे. क्लियर है? अगर कोई है काम कर रहा है पर वो प्रोडक्टिव नहीं है, तो आपके पास है सफिशिएंट सप्लाई नहीं है ना, तो इस तरह से होता है आपका टर्नओवर रेट. ये आपका सप्लाई के मेथड से. क्लियर है? किसी को HRIS याद है? HRIS, हाँ, क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड. ये क्लियर है सबको? ठीक है. जो भी हमारा डेटा होता है हम उसको कहाँ पे स्टोर करते हैं? HRMS में स्टोर करते हैं. अब ये खत्म हो गया हमारा. लास्ट चीज है जॉब एनालिसिस के एडवांटेजेस बता दो. उसके बाद कंपनसेशन मैनेजमेंट करेंगे. कंपनसेशन में काफ़ी कम लोग नहीं, ऑलमोस्ट सब थे, बट शायद तुम लोग 2-3 लोग नहीं थे, तो उनका हो भी जाएगा और ये भी हो जाएगा, बिकॉज बताया मैंने कंपनसेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. जॉब एनालिसिस हम समझ गए क्या होता है. कौन डिफाइन करेगा जॉब एनालिसिस? हाफ एन आवर नहीं हुआ है अभी. क्या होता है जॉब एनालिसिस? जॉब के बारे में पूरा HRM जॉब के बारे में, लोगों के बारे में. It is a process of exploring, studying the different role, responsibilities, duties and conditions of a particular job. ठीक है? इसमें हम एक जॉब को लेते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसको पूरा स्टडी करते हैं. इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत एक्सटेंसिव प्रोसेस है, लेकिन आपको पता चलता है कि क्या काम है जॉब एनालिसिस में, कि क्या रिक्वायरमेंट है इस जॉब की, क्यों करते हैं. बेनिफिट्स बताओ. ठीक है, टू आइडेंटिफाई राइट पर्सन फॉर द जॉब. सेकेंड पॉइंट, जॉब स्पेसिफिकेशन बनाने के लिए. वेरी गुड. ये तो सबसे पहले आपका आ जाएगा कि आप वो जो एनालिसिस करा आपने जॉब का, उसके बेसिस पे ही आप डिस्क्राइब करोगे, जॉब डिस्क्रिप्शन करोगे और जॉब स्पेसिफिकेशन करोगे. और रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए जब आप जाओगे तो क्लैरिटी अंडर द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, क्योंकि आपको पता रहेगा वो जॉब के लिए क्या है. ठीक है. इट विल वर्क एज अ गाइड फॉर द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, रेज, प्रमोशन. ठीक है, क्योंकि आपको पता रहेगा कि वो पहले क्या काम करता था, एग्जैक्टली क्या ड्यूटीज थी. और इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो जो उसने बोला कि राइट फिट आइडेंटिफाई करना, राइट होगा, और लास्ट में will help you determine the perfect ideal compensation and benefits according. तो ये बहुत क्रूशियल है एक जॉब के लिए. अगर आपने जॉब एनालिसिस सही से नहीं करा है तो क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा वो आदमी क्या कर रहा है. आप हो सकता है या तो उसको ओवर पे कर रहे हो, अंडर पे कर रहे हो, कम काम कर रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है. ठीक है, ये आपको ओवरऑल HRP हो गया. सबको क्लियर है?
क्लियर है सबको पूरा HRP? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिख दोगे? चलो हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक कोई क्लियर करके बताओ प्रोसेसेस पूरे साथ जो अभी हमने डिस्कस करे। प्रोसेस ऑफ HRP, हाँ बिना देखे कौन बताएगा? HRP फर्स्ट पॉइंट, सेकंड फोरकास्टिंग, थर्ड जॉब एनालिसिस, उसके बाद और गुड। देखो अभी ना हम कंपनसेशन मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, इसका रिवीजन कर रहे हैं, हमने कर तो लिया है, ठीक है। कोशिश करेंगे इसका जल्दी से रिवीजन कर लें और उसके बाद हम सबसे जो हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल है आएगा ही। आपका कोई सेमेस्टर का ऐसा पेपर नहीं रहा है जिसमें अप्रेजल का क्वेश्चन नहीं हो। अब ये हो सकता है अगर न्यू हो गया तो नहीं, बट एज पर द ट्रेंड क्वेश्चंस रहेंगे। जल्दी से कंपनसेशन करते हैं। कंपनसेशन वर्ड से आप क्या समझते हो? नहीं कर रहा है तुमने क्लास? पेड लीव आएगा? नहीं 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 नहीं, अभी ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो अभी जो पढ़ा रहे हैं ना। सी कंपनसेशन इज नॉट सैलरी, ठीक है। कंपनसेशन वर्ड का मतलब होता है कंपनसेटिंग योर एम्प्लॉय, ठीक है, मतलब बदले में दे रहे हो, जो वो काम कर रहा है उसके बदले में, फॉर द वर्क ही इज प्रोवाइडिंग, जो भी आप उसको कंपनसेशन दे रहे हो दैट इज नोन एज कंपनसेशन। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब कंपनसेशन मैनेजमेंट को डिफाइन कैसे करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट, इधर ध्यान दो सब प्लीज। कैसे डिफाइन करेंगे कंपनसेशन मैनेजमेंट को? मेरे को पता है किसी को याद नहीं है, इसलिए मैं बता रही हूँ, अभी ध्यान से सुनो। कंपनसेशन मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल प्रोसेस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके थ्रू यू डिजाइन एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट, डिजाइन एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट फेयर कंपनसेशन टू योर एम्प्लॉइज, ठीक है। अब ये जो लास्ट लाइन है ना, इसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिंग फेयर कंपनसेशन भी बोल सकते हो, एज पर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे आर परफॉर्मिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? स्ट्रैटेजिक, ऑपरेशनल, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिंग, ये इसके आपके की पॉइंट्स होंगे कंपनसेशन मैनेजमेंट के। और मैंने बोला है कि प्रैक्टिकली ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। HRP 1 साल तक नहीं होगी, चलेगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, चलेगा। कंपनसेशन 1 महीने भी अगर आपने कंपनसेशन नहीं प्रोवाइड किया तो कोई नहीं, वो आपको करना ही पड़ेगा, वो आपका लीगल ऑब्लिगेशन भी है और एम्प्लॉय का है ही सोशल, तो इसीलिए कंपनसेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है? अब देखो जो तुम बोल रही थी, एक डायरेक्ट, कितने टाइप्स ऑफ कंपनसेशन होता है? डायरेक्ट कंपनसेशन होता है, इनडायरेक्ट कंपनसेशन होता है। डायरेक्ट कंपनसेशन में आएगा आपके सैलरी, वेजेस, बोनसेस, ठीक है। इनडायरेक्ट कंपनसेशन में आएगा और कोई भी बेनिफिट या पर्क उस एम्प्लॉय को मिल रहा है फॉर द जॉब दैट ही इज डूइंग, ठीक है। उसमें कुछ भी हो सकता है। अगर इफ ही इज गेटिंग अ फ्री ट्रिप, ठीक है, इफ ही इज गेटिंग अ फ्री ट्रिप, हाउस अलायंस हो गया, वो लंच पे जा रहा है, फ्री फूड मिल रहा है, कैब फैसिलिटी दिया हुआ है आने जाने का, ये सब क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट कंपनसेशन होगा। क्लियर है? तो कंपनसेशन, डायरेक्ट कंपनसेशन क्या होगा? सैलरीज एंड सैलरी, वेजेस, बोनसेस, ठीक है, जो आपका डायरेक्ट मॉनेटरी रिटर्न।
इनडायरेक्ट कंपनसेशन क्या होगा? एनी अदर एसोसिएटेड पर्क्स और बेनिफिट्स। क्लियर है? अब बताओ पेड लीव क्या होगा? कंपनसेशन होगा? होगा। क्लियर है? अभी हमने थोड़ा सा सीखा था कि अगर आप कंपनसेशन को कितना स्मार्टली डिज़ाइन करते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से सोचना है। यहाँ पे आपको कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना कि मैं कैंडिडेट जो जाके बैठूंगा, आपको ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि आप कितना स्मार्ट कंपनसेशन डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, कुछ डायरेक्ट कंपनसेशन देने की कोशिश करते हो और कुछ इनडायरेक्ट कंपनसेशन देने की कोशिश करते हो। और एक और कॉन्सेप्ट होता है, किसी को याद है तो तुम बताओ, टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट। सुना सुना तो लग रहा है। ठीक है, टाइम रेट में जो आप पेमेंट होती है उसकी, वो कितने आवर्स टाइम के अकॉर्डिंग होती है। पीस रेट में हाँ कि उसने कितना काम करा है, जो उसने जो भी उसका गोल था। अगर पर जैसे उसने 11 वीडियोस एडिट करते थे, पर वीडियोस उसको 2000 मिल रहा था, तो आप जो आपके पास डिलीवरी होती है उस बेसिस पे करते हो। बट अराउंड आप ज़्यादा क्या देखते हो, टाइम का देखते हो। अब हमारे पास जो ये 4 कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का और टाइम और पीस रेट का, इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, आइडियल कंपनसेशन पैकेज डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा आप बोलो क्या बेनिफिट्स हैं टाइम वाले के, टाइम रेट सिस्टम के और पीस रेट सिस्टम के। टाइम के क्या है? ठीक है, और पीस के क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी होता है और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है, और मैं अपने अकॉर्डिंग काम कर सकती हूँ, ये चीज़ होती है उसमें। फिर आप ऑर्गेनाइजेशन को भी रहता है कि जैसा काम किया वैसे उसको देना है, पर जो आइडियल पैकेज होता है वो क्या होता है, वो मिक्स ऑफ बोथ करके आप कर सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल रोल। जैसे हमने क्या डिस्कस करा था उस दिन, 6 LPA प्लस इंसेंटिव्स। मान लो कोई सेल्स की जॉब है तो इतना आपका फिक्स्ड पे रहता है एंड देन आपके इंसेंटिव्स रहते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि उन्हें पता है इतना उनको पेमेंट रहेगा जो काम कर रहे हैं उसके लिए। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर मान लो कोई उसमें ह्यूमन ग्राउंड एकदम इग्नोर हो जाता ना पीस रेट में, और फिर वो रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हो पाता आइडियल एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का। यूजुअली आप देखोगे पीस रेट जो होता है कॉन्ट्रैक्चुअल में होता है, उसमें रहता है कि हमें मतलब नहीं है आपसे, बस काम आप दे रहे हो वैसा पेमेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप देखोगे जो प्रॉपर फुल टाइम एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका जनरली टाइम रेट पे होता है, और जैसे सेल्स रोल है या कुछ ऐसा रोल है तो इंसेंटिव्स होता है कि पर सेल पे आपको इतना का कमीशन मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो मिक्स ऑफ बोथ हुआ, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। और एक और चीज़ इसमें होता है, इसमें जॉब एनालिसिस का बहुत यूज़ है, और जॉब एनालिसिस से रिलेटेड एक और टर्म आया था इसमें, कौन बता सकता है? जब हमने किया था, एक जॉब एनालिसिस था और एक जॉब इवैल्यूएशन, ठीक है। इसमें एनालाइज कर अपने जॉब को और आप इसमें इवैल्यूएट करते हो। इसमें क्या करते हो कि जॉब के एक एक जो फैक्टर्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हो और इवैल्यूएट करते हो। एंड जॉब एनालिसिस और जॉब इवैल्यूएशन के बेसिस पे ही आपका आइडियल कंपनसेशन पैकेज तैयार होता है, ओके। और एक हमने कंपोनेंट्स देखा था कि एक बेसिक पे होता है, उसके बाद आपका डीए होता है, हो सकता है एचआरए हो सकता है, टीए हो सकता है। डीए क्या होता है, वो क्या होता है डेफिनेशन? इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए, जैसे परचेजिंग पावर बढ़ती है एम्प्लॉय की, जैसे जो वैल्यू ऑफ मनी है इन्फ्लेशन के कारण वो कम होगी ना, तो कुछ परसेंटेज ऑफ जो इनकम होता है वो उनको मिलता है। जो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना, डियरनेस ऑफ मनी कॉन्सेप्ट, तो वहीं से आता है ये डियरनेस अलाउंस। एचआरए
हाउस रेंट अलायंस, ठीक है, ट्रैवल अलायंस, प्लस आपके इंसेंटिव्स होते हैं, देन आपके इनडायरेक्ट कंपनसेशन आते हैं, उसमें हमने एक फ्रिंज बेनिफिट्स भी देखा था, ठीक है। और एक क्लास में क्या था, कॉम्पनसेशन कम्युनिकेशन, कि जब आप हायर कर रहे हो या ऐसे भी ओरिएंटेशन के टाइम में जो भी आपका एम्प्लॉय है उसको आप अपना प्रॉपर जो कॉम्पनसेशन है वो डिस्क्राइब करते हो। वाई इज दिस इम्पॉर्टेंट, प्रॉपर कॉम्पनसेशन कम्युनिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? ठीक है, समझ रही हूँ मैं, मतलब वो एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं आ रहे पर तुम बात जो बोलने की कोशिश करो, भावना जो तुम्हारी है। और कोई बता सकता है वाइज कंपनसेशन कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट? बताओ। ताकि अभी जो एग्जाम में लिख पाओगे वो बताओ। सी, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्पनसेशन कंपोनेंट्स, ठीक है, और जो भी एम्प्लॉय है ही इज एबल टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिसिएट द कॉम्पनसेशन दैट ही इज रिसीविंग। इसमें हमने बोला था ना कि आप एज अ मैनेजर छोटी से छोटी चीज़ भी बताते हो। हमने उस दिन पीएफ डिस्कस करा था, आज तो नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो पूरा तुम देख लेना पीएफ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड, बिकॉज वो मतलब वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन काइंड ऑफ लीगल कंट्रीब्यूशन है बाय लॉ। कुछ जो होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, कुछ अमाउंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, एंड देन रिटायरमेंट के टाइम पे वो उनको मिल जाता है। इट्स लाइक अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो ये सारी चीज़ें जो एम्प्लॉय का कट रहा है, पैसे कहाँ पे जा रहे हैं वो, एंड देन अगर आप कुछ छोटी से छोटी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप फ्री लंच प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन। अब इफ दिस अ बैचलर, आपने ये चीज़ नहीं बताया, आपने पूरी सैलरी बताई पर आपने ये चीज़ नहीं बताया, बट इफ देयर इज अ बैचलर उसके लिए पॉइंट बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है कि उसको सुबह कुकिंग की टेंशन नहीं रहेगी, विल गेट अ प्रॉपर मील इन हिज ऑफिस। तो इसीलिए कॉम्पनसेशन कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपको कॉम्पनसेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके पास थोड़ा सा पेजेस नहीं फिल हो पा रहे, 6 पेजेस नहीं हो पा रहे हैं और आपको कुछ एक्सप्लेन करना है, तो आप लास्ट में ये एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के बाद अगर नहीं फिल हुआ है तो, ठीक है, एंड देन वी शुड स्ट्राइव टू प्रोवाइड प्रॉपर कॉम्पनसेशन कम्युनिकेशन, ठीक है। कॉम्पनसेशन सबको क्लियर हो गया? आपकी नेक्स्ट क्लास भी इसी वाले क्लासरूम में होगी? सबको क्लियर हो गया कॉम्पनसेशन? ठीक है, लिख दोगे? अब हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल शुरू करेंगे, ओके। जैसा हमने शुरू में किया था, बंद कर दो, फ्लिप कर दो। क्या नाम है तुम्हारा? मानवी, मानसी, मानवी, फ्लिप कर दो, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट? जो दिमाग में आ रहा है हिंदी में, जो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो तुम्हारी भावना है, बस उतना बता दो। कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट क्या समझ रहे हो बिना देखे? हाँ बताओ, क्या समझते हो? हाँ, बिल्कुल याद नहीं है, एक लाइन भी नहीं आ रहा है दिमाग में।
परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो तुम्हारी पहले की अंडरस्टैंडिंग है कुछ भी, देखो ध्यान दो फिर परफॉर्मेंस, ठीक है आगे का करते हैं, बट अब तो परफॉर्मेंस अप्रेजल बता दो। बहुत वेग है, थोड़ा सा और जाओ। परफॉर्मेंस अप्रेजल थोड़ा सा और बोलो शुभ, क्या हो सकता है? एम्प्लॉय को अप्रेजल दिया जाता है परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, दिस इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। नहीं मतलब हाँ, लेकिन ये लिख नहीं सकते, या अंडरस्टैंडिंग के लिए बोलो क्या होता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है, ठीक है मैं अब टाइप्स बता दो। ट्रेडिशनल होते हैं, मॉडर्न होते हैं, ये याद है? दो तरह के होते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स। एक जो भी कोई भी परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो भी मेथड तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो बता दो। गुड, थैंक गॉड कुछ याद है एटलीस्ट। और ओके और हमने 1.5 क्लास करा है इतने डिटेल में, 360 डिग्री और नहीं था। और कोई मेथड, मतलब 8, 9, 10 मेथड डिस्कस करें, बस नाम बता दो। देखो ये है ना परफॉर्मेंस अप्रेजल से मैंने बोला क्वेश्चंस आते ही हैं, और ये सबसे ज़्यादा भूलते हैं तो क्योंकि ये बिल्कुल याद रखने वाली चीज़ है। अब देखो, अब परफॉर्मेंस अप्रेजल करने की कोशिश कर रहे हैं, रिवीजन, ठीक है ध्यान दो क्योंकि किसी को याद नहीं है। अब खोल लो अपना जो भी रिसोर्सेज हैं और अटेंशन। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है, is a process where you try to analyze or study, where you try to होता है ना study and improve the performance or the working of your employees, ठीक है। आप you try to observe, study and improve, क्लियर है? ये आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। इसका गोल क्या होता है? इसके डेफिनेशन में आप इसका गोल लिख सकते हो, मतलब समथिंग सिमिलर, कि आप परफॉर्मेंस के एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इन्हांस करने की कोशिश करते हो, दैट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करते हो, इन्हांस करने की कोशिश करते हो, और इसका जो बेनिफिट्स है ना, क्योंकि इसका कोई ऐसा कॉन्क्रीट वो डेफिनेशन नहीं, तो आप इसके बेनिफिट्स इसमें ही डाल सकते हो कि इट एम्स एट मेकिंग एम्प्लॉयज, इट एम्स एट और हेल्पिंग एम्प्लॉयज reach their full potential or perform to best of their abilities and contribute to the organizational objective। ये आपका क्या हो जाएगा? डेफिनेशन पार्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, क्लियर है? अब परफॉर्मेंस अप्रेजल पे आते हैं, ध्यान दो। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल इज assessing the performance of an employee over a period of time, ठीक है। आप मेजर करने की कोशिश करते हो, एसेस एंड मेजर करने की कोशिश करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि 6 महीने में, 1 साल में उस एम्प्लॉय ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। हमने बोला था ना कि जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको आप मैनेज कर सकते हो। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए ना परफॉर्मेंस अप्रेजल सबसे बड़ा टूल हो जाता है, और बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर जो भी आपने असेसमेंट करा है, आप क्या देते हो? रिवॉर्ड्स, बोनसेस जो भी रहता है उनका अप्रेजल होता है, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल।
तो जब परफॉर्मेंस अप्रेजल डिफाइन करोगे, दो चीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, परफॉर्मेंस अप्रेजल पीरियड ऑफ टाइम पे नहीं हो रहा है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पीरियड ऑफ टाइम पे नहीं हो रहा है, पर परफॉर्मेंस अप्रेजल हमेशा एक पीरियड ऑफ टाइम पे होगा। वो 6 महीने पे यूजुअली होता है, पर साल में 4 बार भी हो सकता है, एक साल में भी हो सकता है, बट इट इज ऑलवेज